हेलो हेलो जी, वेलकम टू लेगेसी। अभी हम चालू कर रहे हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इंट्रोडक्शन से लेके उसके एंड तक रिक्रूटमेंट प्लानिंग सब कुछ हम करेंगे। यहाँ पे आपको दो चीजें याद रखनी है। पहली चीज, मुझे कोल्ड बहुत हुआ है तो मेरी आवाज जितनी आपको यूजुअली क्लियर आती थी उतनी क्लियर नहीं आएगी, लेकिन फिर भी थोड़ी सी आवाज को मैंने सेटिंग ऊपर नीचे करके उसे जितना मैं क्लियर कर सकता हूँ क्लियर करा है। दूसरी चीज, हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए वो ये नहीं रहेगा कि या हम एम्प्लॉयर है या हम एम्प्लॉय है, ना ही हम कंपनी है ना ही हम कंपनी के एम्प्लॉय है। हम कंपनी के एक डिपार्टमेंट होता है जिसे ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट कहते हैं, उसके मैनेजर है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें देखना है, हमें अच्छा मैनेजर बनने की कोशिश करनी है इस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद। सो लेट्स स्टार्ट। रिसोर्स मैनेजमेंट, इसमें हम बहुत सारी चीजें देखेंगे। बेसिकली हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का नेचर, स्कोप, उसके ऑब्जेक्टिव, उसके फंक्शन, स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है और एचआर मैनेजर की क्या स्किल्स होती है वो सब हम देखने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है, बिल गेट्स ने इन द ईयर 1996 ये कहा था कि अगर माइक्रोसॉफ्ट में से जो मेरे 20 बेस्ट लोग हैं उसको आप बाहर निकाल लेंगे तो मेरी कंपनी एक अनइंपॉर्टेंट कंपनी बन जाएगी। इसके हिसाब से हमें पता चलता है कि किसी भी कंपनी का सबसे वाइटल वैल्यू क्या होता है, उसके लोगों की स्किल, टैलेंट, इनोवेटिवनेस और इनसाइट जो उसके पीपल की रहती है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं जो कंपनी में लोग रहते हैं, जो उसकी मशीन रहती है, जो मटेरियल रहता है, जो फाइनेंस रहती है। इस सब में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन सा रहता है? उसके पीपल, जो एम्प्लॉय उसके अंदर रहते हैं। अभी जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट रहता है, एक इज एन एक्सटेंशन ऑफ इट्स पेरेंट डिसिप्लिन, पर्सनल मैनेजमेंट। पर्सनल पर्सनल मतलब लोग, और उसका मैनेजमेंट, उसका डिसिप्लिन जो होता है उसे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कहा जाता है। इसमें एक जो ऑर्गेनाइजेशन है वो मैनेज करती है उसकी वर्कफोर्स को इफेक्टिव और एफिशिएंट मैनर में। इससे क्या होता है कि जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उसको हम इस तरह से यूटिलाइज करते हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन के ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स को हम सेटिस्फाई या ऑब्जेक्टिव्स को पूरा कर सके। इसके साथ साथ ये भी पूरा होना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव तो पूरा हो रहा है, लेकिन इंडिविजुअल का, हर एक इंडिविजुअल का जो ऑब्जेक्टिव है वही पूरा होना चाहिए। इसका एम है कि अट्रैक्ट करना है हमें राइट पीपल, द एम ऑफ अट्रैक्टिंग द राइट पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन, सेलेक्टिंग द मोस्ट कॉम्पिटेंट कैंडिडेट, जो सबसे अच्छा है किसी पोजीशन के लिए उसको चूज करना है। मोटिवेट करना है उनको, उनकी नीड्स पे होगा, इंप्लॉय की नीड पे फोकस करते हुए उनको मोटिवेट करना है, उनको ट्रेन करना है और डेवलप करनी है उनकी पर्सनैलिटी, और उनको मोटिवेट इस तरह से करना है कि वो लॉन्ग टर्म एसोसिएशन हमारी ऑर्गेनाइजेशन से सके। थोड़ा से टाइम के लिए, 6 महीने के लिए ना आए, सालों साल के लिए हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आए। उसके बाद जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो तभी पूरा होता है जब लॉन्ग टर्म लोग आपके साथ आते हैं। उसके बाद थॉमस जे वॉटसन ने कहा था, यू कैन गेट कैपिटल एंड इरेक्ट बिल्डिंग्स बट इट टेक्स पीपल टू बिल्ड अ बिजनेस। बिजनेस, किसी भी बिजनेस को बिजनेस बनाने के लिए लोग लगते हैं। आप कैपिटल कितना भी लगा सकते हैं, लेकिन जब तक उसमें सही लोग नहीं होंगे तब तक बिजनेस आपका अच्छा नहीं बनेगा। अब यूनिट के ऑब्जेक्टिव जैसा हमने देखा, हम एचआरएम देखेंगे। एचआरएम मतलब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। एचआरएम, उसके नेचर, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटेजिक और स्किल्स रिक्वायर्ड एचआर मैनेजर की क्या क्या रहती है वो हम देखने वाले हैं। फिर नेचर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। नेचर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में हम देखेंगे कि हमारा गोल है, आर एम इज टू द फुलफिलिंग ऑफ द गोल ऑफ ईच इंडिविजुअल एंड द ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल। यहाँ पे एक परवेसिव जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता है, इट इज अ परवेसिव फोर्स। इसमें हम देखते हैं दैट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज द इनहेरेंट पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ये सारे ही पार्ट्स में, सारे ही लेवल्स पे ऑर्गेनाइजेशन के रहता है, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है हर एक मैनेजर की कि वो राइट कैंडिडेट को सेलेक्ट करे, उस पे अटेंशन दे, उसके डेवलपमेंट, सेटिस्फेक्शन ऑफ द सबऑर्डिनेट का, और इस तरह से कि ही कैन सीक एडवाइस एंड हेल्प फ्रॉम एक्सपर्ट्स। कि जो एचआर मैनेजर है वो एक्सपर्ट से बात कर सकता है कि मुझे इस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए किसको एम्प्लॉय करना है या किस क्वालिटी के लोगों को एम्प्लॉय करना है, उसके लिए मैं एक्सपर्ट से पूछ सकता हूँ। फिर ये पीपल ओरिएंटेड स्किल रहती है। मतलब जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है वो फोकस करता है ऑन द वैल्यूज ऑफ द पीपल, इंडिविजुअल के और ग्रुप के, जिससे कि उनका फुल पोटेंशियल को हम डेवलप कर सके और वो ऑर्गेनाइजेशन को अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे सके। इससे जो पीपल हैं ऑर्गेनाइजेशन के और जो ऑर्गेनाइजेशन है वो साथ में आती है, क्योंकि दोनों के कॉमन गोल्स जो है वो कॉमन हो जाते हैं। अगर ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगी तो मुझे भी ज्यादा पैसे मिलेंगे एज एन एम्प्लॉय। फिर एक्शन ओरिएंटेड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट फॉलो करता है रूल्स, रेगुलेशंस, रूल्स, रिकॉर्ड्स एंड पॉलिसीज, और बट स्ट्रेस करता है एक्शन। सिर्फ पॉलिसी बना के छोड़ना नहीं है, आपको एक्शन पे काम करना है। एक्शन क्या है? जो भी एम्प्लॉय को प्रॉब्लम्स फेस हो रही है, जैसे कि कोई टेंशन है, कोई कंट्रोवर्सी हो गई, उसका टाइमली सॉल्यूशन एम्प्लॉय को प्रोवाइड करना, ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर का काम होता है। फ्यूचर ओरिएंटेड, ये जो होती है ये फॉलो करती है लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक प्लानिंग को। इफेक्टिव ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में हम देखते हैं द मैनेजमेंट प्रिपेयर्स पीपल फॉर करंट एज वेल एज फ्यूचर चैलेंजेस, स्पेशली फॉर बाय डायनेमिक चेंजेस। वो लाइट सही नहीं आ रहा है, इसके लिए मैंने कैप निकाल दिया है, थोड़े बाल कटे हुए मेरे, सो सॉरी फॉर दैट। ठीक है, अभी डेवलपमेंट ओरिएंटेड जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है वो कंटिन्यूअसली वर्क करता है टुवर्ड्स डेवलपमेंट ऑफ द एम्प्लॉइज। इसमें बहुत सारे टूल्स होते हैं यूज, जिससे कि एक एम्प्लॉय अपने मैक्सिमम पोटेंशियल तक पहुंच सकता है। कई सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कराए जाते हैं ताकि एम्प्लॉय की स्किल बढ़ सके। मॉनिटरी और नॉन मॉनिटरी रिवॉर्ड दिए जाते हैं लोगों को, वो क्या आते हैं अभी देखेंगे। फिर हम जॉब को रीडिजाइन करते हैं, जिससे कि जॉब का एनरिचमेंट और जॉब का एनलार्जमेंट दोनों होता है। मतलब जॉब में ज्यादा काम होता है और जॉब का जो दायरा है वो बढ़ाते हैं ताकि एम्प्लॉइज और मोटिवेट हो सके काम करने के लिए। फिर एनहांस करते हैं एम्प्लॉय रिलेशन से। जो एचआरएम है वो हेल्प करता है बिल्ड करने के लिए हेल्दी रिलेशनशिप बिटवीन द एम्प्लॉय एट वेरियस लेवल्स।
ये क्रिएट करता है कल्चर ऑर्गेनाइजेशन में जो कि लर्निंग और ग्रोथ का हो, जिससे कि कोई किसी अगर एम्प्लॉय को कोई चीज चाहिए तो किसी और से जाके पूछ सकता है। इस कल्चर को बनाने की कोशिश करता है एचआरएम। इंटरडिसिप्लिनरी फंक्शन, यहाँ पे क्या होता है, जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है वो एक इंटरडिसिप्लिनरी नेचर का रहता है। इसमें 5 अलग अलग बॉडीज की नॉलेज डिराइव करी जाती है। कौन कौन सी? एजुकेशन से सीखना पड़ता है, सिस्टम थ्योरी, सिस्टम किस तरह से काम करता है, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी क्योंकि बहुत सारे लोग इन्वॉल्व रहते हैं, और ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, एक ऑर्गेनाइजेशन एज अ यूनिट किस तरह बिहेव करता है किस सिचुएशन में, उसको भी हमें समझना पड़ता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो एक अच्छे मैनेजर को, एचआर मैनेजर को इन सारी चीजों को समझना पड़ता है और इन सारे सॉफ्ट डिसिप्लिन को कंट्रीब्यूशन को कंसिडर करना पड़ता है। अभी हम आ गए स्कोप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। स्कोप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो होता है वो बहुत वाइड होता है। हर एक डिपार्टमेंट, हर एक एक्टिविटी जो ऑर्गेनाइजेशन की रहती है उसमें ह्यूमन रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है। कोई भी डिपार्टमेंट उसमें जरूरत पड़ेगी। इसके लिए जो स्कोप है उसको, वो बहुत बड़ा हो गया स्कोप, लेकिन उसमें हम डिवाइड कर देते हैं तीन पार्ट्स में। पहला हो गया एचआरएम इन पर्सनल मैनेजमेंट। जो एम्प्लॉय है, कोई इंसान है, उसका मैनेजमेंट में एचआरएम किस तरह लगता है। इंडिविजुअल जो एम्प्लॉय है हमारा, उसके ग्रोथ की सारी चीजों को देखने के लिए हम बोलेंगे कि एचआरएम वहां लगेगा पर्सनल ग्रोथ में। हमें वो कब से चालू होता है? सारे एस्पेक्ट, जब से हमने उसको हायर करा, उसको ट्रेन करा, उसका डेवलपमेंट करा, उसका इंडक्शन करा, ओरिएंटेशन करा, ट्रांसफर करा, प्रमोशन करा, कॉम्पेंसेशन, ले ऑफ मतलब उसको निकाला, रिट्रेंच करा, एम्प्लॉयज को कम करा और एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी बढ़ाई। ये सब क्या होता है हम आगे देखेंगे इन टर्म्स का। मतलब जब से वो आया और जब तक वो जा रहा है उसकी सारी चीजें जो एम्प्लॉय की ग्रोथ से रिलेटेड है वो सब एचआरएम में आएंगी। फिर एचआरएम में एम्प्लॉय वेलफेयर। एम्प्लॉय वेलफेयर का मतलब होता है कि एचआरएम देखता है कि जो वर्किंग कंडीशन है और जो एमिनिटीज है वर्क प्लेस की वो सही से सही है कि नहीं। मतलब कोई भी चीज जो डेंजरस है, हैजार्डियस है, उसको हटा दो। जॉब की सेफ्टी होनी चाहिए। मेडिकल फैसिलिटीज हम प्रोवाइड करेंगे लोगों को कि भाई किसी को चोट लगी तो फर्स्ट एड होना चाहिए। फिर ऑल्सो प्रॉपर वेंटिलेशन, लाइटिंग, कैंटीन फैसिलिटीज, रिक्रिएशन फैसिलिटीज, मतलब गेम्स लगाते हैं, स्लीपिंग बेड्स लगाते हैं, ब्रेक टाइम देते हैं, सिगरेट पीने के लिए जगह देते हैं कई सारी ऑर्गेनाइजेशन। इन सारी चीजों ये सब आते हैं इसमें। फिर एचआरएम इन इंडस्ट्रियल रिलेशन, ये क्या होता है? एक मेन एम है इस एस्पेक्ट का, ताकि पीस और हार्मनी बनाई जा सके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। जो चीजें, कुछ लोग होते हैं जो कुछ चीजों के प्रति सेंसिटिव रहते हैं कल्चर के अनुसार, उनके नेचर के, उनके हैबिट्स के अनुसार, तो उन चीजों को टच ना करा जाए। और अगर उस सेंसिटिव चीज को एड्रेस करा जा रहा है तो बहुत सोच समझ के आराम से करा जाए, ताकि लड़ाई ना हो जाए लोगों के बीच में। इससे क्या होता है कि जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन है वो स्मूथली काम कर सकती है। और इस एचआरएम का यहाँ पे काम रहता है कि जो भी आपको प्रॉब्लम फेस हो रही है उसको म्यूचुअल एफर्ट के साथ सॉल्व करने की कोशिश करी जाए और सॉल्व कर दिया जाए। फिर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एचआरएम, जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है एचआरएम का वो रहता है कि इज टू प्लेस अ कॉम्पिटेंट एंड विलिंग वर्कफोर्स इन द राइट पोजीशन एट द राइट टाइम। सही वक्त पे सही पोजीशन पे कॉम्पिटेंट इंसान को, कॉम्पिटेंट इंसान सिर्फ कॉम्पिटेंट ना हो, उसकी इच्छा भी हो, जो काम करना भी चाहता है, ऐसे इंसान को सही जगह पे लगाना, ये होता है एचआरएम का काम। ठीक है, तो मेन ऑब्जेक्टिव एचआरएम के क्या हो गए कि ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करे अपने गोल को पूरा करने के लिए। वो कैसे करेगा कि जो इफेक्टिव यूटिलाइजेशन अगर ह्यूमन रिसोर्सेज का होगा तो उससे इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ सारी रिसोर्सेज होगा। अगर सही लोग सही जगह पे लगेंगे तो वो सही तरीके से पैसे का, मशीन का इस्तेमाल कर पाएंगे जिन्हें काम आता होगा वो। फिर अगर हम इंप्लॉय करेंगे स्किलफुल वर्कफोर्स को, जो कि और फोकस करेंगे उनकी ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में। एचआरएम एम करता है कि वो एम्प्लॉय करे ऐसी स्किल्स और एबिलिटीज को, ताकि जो वर्कफोर्स है वो अपनी स्किल्स को अच्छी तरह से यूज कर सके, जिससे कि जो डेवलपमेंट है वो मैक्सिमम एफर्ट मिले, मैक्सिमम डेवलपमेंट का बेनिफिट मिले ऑर्गेनाइजेशन को। सारी अपॉर्चुनिटीज ऑफ ग्रोथ है वो एम्प्लॉय को दे उनकी ट्रेनिंग और डेवलपमेंट से, ताकि वो भी अच्छा काम कर सके और ऑर्गेनाइजेशन को भी फायदा हो। ये एचआरएम इंश्योर करता है कि जो एम्प्लॉय का जॉब सेटिस्फेक्शन पूरा हो और एक क्वालिटी ऑफ लाइफ वो मेंटेन करके रख सके। जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव है एम्प्लॉय के वो पूरे हो सके, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन के जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है उसमें वो कंट्रीब्यूट अच्छी तरीके से कर सके। ठीक है, इसमें हम मॉनिटरी और नॉन मॉनिटरी दोनों रिवॉर्ड्स एम्प्लॉय को देते हैं। जो ऑर्गेनाइजेशन है गोल्स जो है विद द इंडिविजुअल गोल्स इन मैनर सच एज फीलिंग्स, कमिटमेंट, लॉयल्टी टुवर्ड्स इट। नाउ स्पेशल सोसाइटल ऑब्जेक्टिव्स, एचआरएम क्या करता है कि एंश्योर दैट देयर इज अ कंप्लायंस विद लीगल एंड एथिकल स्टैंडर्ड्स ऑफ द सोसाइटी। हर एक लेवल, हर एक फंक्शन में जो सोशल और एथिकल रिस्पॉन्सिव जो चीजें हैं उससे रिस्पॉन्सिबली मैनर में डील करा जाए ह्यूमन रिसोर्सेज से, ये करता है। ये समझ नहीं आया होगा आपको। कहने का मतलब क्या है कि अगर आप हरियाणा में कोई चीज कर रहे हो तो आप यूजुअली लेडीज का जो वर्किंग आवर्स है वो यूजुअली आप 10 या 12 बजे के बाद नहीं रखोगे। कुछ कॉल सेंटर्स वगैरह में रख सकते हो लेकिन यूजुअली आप नहीं रखोगे। लेकिन वही चीज अगर आप मुंबई में कर रहे हो तो नाइट ऑफिस चलते हैं, तो सोसाइटी के हिसाब से आप चीजों को करो। ये एचआरएम का काम रहता है। जो कल्चर है उस एरिया का उसके हिसाब से चीजों को करो। फिर फंक्शंस ऑफ एचआरएम, ये सारी चीजें आपको सिनोनिमस लगेंगी लेकिन अलग अलग है।
स्कोप अलग होता है, ऑब्जेक्टिव्स अलग होते हैं और फंक्शंस अलग होते हैं। और फंक्शंस किस तरह के होते हैं, तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है वो ऑपरेटिव और मैनेजमेंट दोनों फंक्शन करता है। तो इसमें क्या क्या उसके फंक्शंस होते हैं, सबसे पहली बात होती है एचआर प्लानिंग। एचआर प्लानिंग मतलब क्या होता है, जो ह्यूमन रिसोर्स है उसकी प्लानिंग हमें करनी पड़ती है, जिसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं हमारी अभी की और फ्यूचर की हमारी ह्यूमन रिसोर्स, मतलब किस किस तरह के लोग हमें आगे लगने वाले हैं, अभी या आगे लगने वाले हैं। इससे हम इसका ऑब्जेक्टिव रहता है ताकि हम बेस्ट फिट निकाल सके बिटवीन द एम्प्लॉय और जॉब, मतलब जो हमें काम करना है और जो हमारे पास एम्प्लॉइज है उसके बीच में बेस्ट फिट निकाल सके कि जो सही जॉब है उसके लिए सही एम्प्लॉय हम लगा सके। लेकिन हम इसको करके हम अवॉइड करते हैं एम्प्लॉय का शॉर्टेज, मतलब मैन पावर का शॉर्टेज, या ज्यादा भी लोग नहीं होने चाहिए, कम भी लोग नहीं होने चाहिए। अभी जॉब एनालिसिस एंड डिजाइन, जॉब एनालिसिस में हम डिटरमिन करते हैं इज द डिटर्मिनेशन ऑफ प्रिसाइज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जॉब इन डेप्थ, कि जॉब में क्या क्या करना है, उसमें क्या काम करना रहेगा, किस किस तरह की ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज जॉब के लिए रहेंगी। तो इसमें फर्स्ट स्टेप क्या है, इज टू सक्सेसफुली सक्सेसफुल रिसोर्स ह्यूमन रिसोर्स एक्टिविटी इज ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। फर्स्ट स्टेप ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का, सारी स्टेप्स का सबसे पहले यही है कि जॉब को आप समझो कि करना क्या है काम, फिर जो काम है उसके हिसाब से लोगों को हम लेके आएंगे। सबसे पहले हमने जॉब को समझते हैं, फिर यहाँ पे जॉब डिजाइन अलाउ करती है जॉब का एनालिसिस करने के लिए। हम डिजाइन कर सकते हैं जॉब का कंटेंट क्या रहेगा, कौन से टास्क को हम छोटे छोटे जॉब में बांटेंगे, और उस छोटे जॉब को मतलब बहुत बड़ा काम है कि भाई हमें 1 लाख गुड्स बनाने हैं, उस 1 लाख गुड्स को छोटे छोटे टास्क में बांटोगे, उसके 4 सब डिविजनल मैनेजर रहेंगे, हर डिविजनल मैनेजर के अंदर 10-10 लोग रहेंगे, हर एक ग्रुप को 100-100 बनाने पड़ेंगे। तो वो 100 जो एक जॉब है वो हमने एक पर्टिकुलर इंसान को उसके अंदर 10 लोग लेके उसको दे दिया, उसको ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी दे दी। फिर रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, रिक्रूटमेंट क्या होता है, ये प्रोसेस रहता है जिसमें हम हायर करते हैं राइट नंबर ऑफ पीपल एट द राइट टाइम एट द राइट प्लेस। सही टाइप के लोग सही जगह पे सही नंबर ऑफ लोगों को हम हायर करते हैं, उसे कहते हैं, इसे ये कहते हैं। तो रिक्रूटमेंट क्या होता है, हम लोगों को सर्च करते हैं, सर्चिंग फॉर द इंडिविजुअल विद इन एंड आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। विद इन का क्या मतलब, आउटसाइड तो हमें पता है कि बाहर से लोगों को लेकर आएंगे। विद इन का मतलब ये हुआ कि जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है उसको अगर किसी दूसरे, हेलो थोड़ी देर में कॉल करता हूँ, ओके सॉरी। तो देखो, तो जो हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सर्च करते हैं तो हम देखते हैं कि जैसे हमें किसी को प्रमोट करना है, किसी नया डिपार्टमेंट का हेड बनाना है, तो हम डिसाइड करते हैं कि हमें किस टाइप के लोग चाहिए, तो प्रमोशन के लिए हम डिसाइड करते हैं। उसके बाद सर्चिंग, उसके बाद दिस इंक्लूड्स नाउ वंस द एप्लीकेशन इज रिसीव्ड थ्रू एग्जामिनेशन द राइट कैंडिडेट इज पिक्ड फ्रॉम इट। इस प्रोसेस को हम सिलेक्शन कहते हैं। तो रिक्रूटमेंट में हम सर्च करते हैं लोगों को, फिर जो हमने सर्च करी लोगों को उसमें से हम किसी एक पर्टिकुलर इंसान को चूज करते हैं, अभी ओरिएंटेशन एंड प्लेसमेंट, ओरिएंटेशन इज द प्रोसेस इन विच न्यू एम्प्लॉई आर इंट्रोड्यूस्ड एंड मेड फेमिलियर टू द जॉब। हम नए एम्प्लॉइज को लेकर आते हैं, फर्म में बिठाते हैं, उनको कॉम्प्लेक्स जॉब बताते हैं, कोवर्कर से इंट्रोड्यूस कराते हैं, ऑर्गेनाइजेशन किस तरह की है, किस तरह से काम करती है, वो सब उन्हें बताते हैं। फिर ये हो गया ओरिएंटेशन, ताकि वो कंफर्टेबल हो जाए ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए। फिर उनका हम प्लेसमेंट करते हैं। प्लेसमेंट मतलब उन्हें एक पर्टिकुलर टास्क असाइन करा जाता है, असाइनिंग ऑफ टास्क टू द न्यू एम्प्लॉय एंड प्रमोशन और ट्रांसफर ऑफ द प्रेजेंट, मतलब किसी जो ऑलरेडी वहां पर है उसको वहां से हटा दिया जाता है और जो नया एम्प्लॉय उसको वहां बिठा दिया जाता है। इसमें प्रोबेशन पीरियड होता है। प्रोबेशन पीरियड होता है जिसमें हम करके देखते हैं कि ये एम्प्लॉय जो है वो असल में काम कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। अगर वो कर पा रहा है तो फिर आगे कंटिन्यू करता है, नहीं तो प्रोबेशन के बाद ही उसको हटा दिया जाता है और किसी और जगह डाल दिया जाता है या फायर कर दिया जाता है। फिर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ट्रेनिंग मतलब क्या होता है, जब आप एनहांस करते हो नॉलेज एंड स्किल ऑफ द एम्प्लॉय रिक्वायर्ड फॉर पर्टिकुलर जॉब। और डेवलपमेंट होता है जब आप डेवलपमेंट जो होती है वो एक ऑनगोइंग और कंटिन्यूअस प्रोसेस रहती है, ये चलती रहती है। इसमें आप एम्प्लॉय की पर्सनैलिटी और एटीट्यूड को अच्छा करते हो। ट्रेनिंग में क्या होती है, स्पेसिफिक स्किल को आप ठीक करते हो। मतलब अगर कोई सी ऑफिस है तो उसमें अगर आपको एक्सेल की स्किल ठीक करनी है तो आप एक्सेल और टेली की उनकी वर्क क्लास लगा दो, उनकी स्पेसिफिक स्किल को ठीक करोगे। लेकिन डेवलपमेंट में क्या करोगे, उनका ब्रॉडर पिक्चर सीए का जो उनका नॉलेज है, जो उनकी फाइलिंग की, जो रिटर्न फाइलिंग की स्पीड है, जो तो वो एक ओवरऑल ब्रॉडर पिक्चर है जो चलता रहता है कंटिन्यूसली। डेवलपमेंट ट्रेनिंग स्पेसिफिक स्किल के लिए रहता है। फिर पर्सनल अप्रेजल, पर्सनल परफॉर्मेंस अप्रेजल मतलब हम असेसमेंट करते हैं कि हाउ वेल एन एम्प्लॉय हैज परफॉर्म्ड, जो हमने उसे ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी उसको उसने कितनी अच्छी तरीके से पूरा करा है। ये असेसमेंट हम कैन बी डन ऑन द रिजल्ट ऑब्टेन्ड बाय द एम्प्लॉय एंड द आउटपुट अचीव्ड बाय हिम इन द पास्ट। ये जो इसमें जो एम्प्लॉय का पोटेंशियल होता है टू ग्रो इन द फ्यूचर, हम ये भी मेजर करके चलते हैं। अब ये जो परफॉर्मेंस अप्रेजल रहता है उससे ही हम डिसाइड करते हैं कि उसे प्रमोशन कितना देना है और उसको उसका पे राइज हमें हर एम्प्लॉय को कितना देना है। फिर रेम्यूनरेशन, रेम्यूनरेशन क्या होता है, जो पैसा एम्प्लॉय को मिला इन एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज जो कि उसने दी उसे कहते हैं रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन में मॉनिटरी और नॉन मॉनिटरी दोनों चीजें आती हैं। मॉनिटरी क्या हो गई, एक बेस प्राइस हम देते हैं जिसे कहते हैं वेज। अब उसके ओवर एंड अबव क्या देते हैं, उसे बोनस देते हैं, इंसेंटिव देते हैं, प्रॉफिट, तो ये सब मॉनिटरी में आ गया। अब नॉन और इनडायरेक्ट रिवॉर्ड्स क्या होते हैं कि रिटायरमेंट बेनिफिट देंगे, वेकेशन पैकेज देंगे, हेल्थ कवरेज देंगे, वो सब हो गया वो। और वो हो गया इनडायरेक्ट रिवॉर्ड्स। और नॉन मॉनिटरी क्या होता है,
कि उसे एमिनिटीज प्रोवाइड करते हैं, अच्छा वर्क कल्चर देते हैं, अच्छा ऑफिस प्रोवाइड करते हैं, एम्बियंस अच्छा रहता है। ये सब जो चीजें होती हैं ये डिससेटिस्फेक्शन को अवॉइड करने के लिए होती है अमंग दी एम्प्लॉइज। फिर कम्युनिकेशन एंड मोटिवेशन, जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर रहता है किसी भी बिजनेस के अंदर। आपके एम्प्लॉय के साथ आपको क्लियरली बात करनी है कि हम आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, किस तरह का काम आपसे रिस्पॉन्सिबल के लिए आप रिस्पॉन्सिबल है, किस तरह का आउटपुट हम आपसे डिजायर्ड करते हैं, आपको कितना काम करना है, किस लेवल पर काम करना है, ये क्लियर होना चाहिए ताकि एम्प्लॉय और ऑर्गेनाइजेशन सेम पेज पर रहे। ये जो मोटिवेशन है इज अ ड्राइविंग फोर्स जो कि इंडिविजुअल्स को काम करने के लिए बूस्ट करती है, उनकी इंटेंसिटी बढ़ाती है, सेंस ऑफ डायरेक्शन देती है और उन्हें कांस्टेंट एफर्ट लगाने के लिए मोटिवेटेड इंस्पायर्ड रखती है। इसके लिए क्लियरली कम्युनिकेट करते रहना और मोटिवेट करते रहना उनको जरूरी होता है। फिर वेलफेयर, सेफ्टी एंड हेल्थ, ये जो इफेक्टिव मेजरमेंट एंड प्रोग्राम है ये इंश्योर करता है कि जो वर्क प्लेस है वो हेल्थ, सेफ्टी और वेलनेस नीड्स सारे एम्प्लॉय की पूरी करे। हेल्थ मेजर्स एंड रेगुलेशन इंश्योर्स कि जो मेंटल, फिजिकल और इमोशनल हेल्थ है एम्प्लॉय का वो बिल्कुल सही रहेगा। जो वर्किंग इन्वायरमेंट है वो एडिक्वेट है विद प्रॉपर वेंटिलेशन, उसमें क्लीनलीनेस है, टेम्परेचर अच्छा है। अगर एम्प्लॉय को कोई मेडिकल स्ट्रेस हो रहा है या इमोशनल एगनी हो रही है तो जो सुपरवाइजर है, जो एचआर मैनेजर है या कोई दूसरा मैनेजर है, वो सिंपैथेटिक रहना है, एम्प्लॉय को सपोर्ट करना है उसको ओवरकम करने के लिए। और जो वर्क प्लेस है आपको उसको बिल्ड इस तरह, उसकी जो बिल्डिंग है, इक्विपमेंट है, उन सबको इस तरह से मेंटेन करके रखना है कि कोई हैजार्ड ना हो जाए, कोई गलती से किसी को चोट ना लग जाए, या आपकी जगह ही इतनी गंदी है कि उसकी वजह से लोग बीमार पड़ रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर इंडस्ट्रियल रिलेशन, जो लेबर है इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन ऑर्गेनाइजेशन। हेल्थी रिलेशनशिप मैनेजर और लेबर के बीच में बहुत जरूरी है अनइंटरप्टेड मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज के लिए, जिससे हम टेंशन कम कर सके, कॉन्फ्लिक्ट कम कर सके और अनवांटेड वायलेंस कम कर सकते हैं। मान लो अगर कोई एम्प्लॉयर है वो आपसे बुरी तरीके से बात करता है तो काम करना दूर, आपने जाके उसकी आंख फोड़ दी तो उससे ऑर्गेनाइजेशन का डबल नुकसान हो गया, आप तो फायर हो ही गए और मैनेजर भी काम नहीं कर पा रहा है। तो इन सारी चीजों को अवॉइड करने के लिए आपको अच्छी तरीके से दोनों के बीच में समन्वय बना के चलना पड़ता है। मतलब हेल्दी कम्युनिकेशन उनके पास होना चाहिए, उनकी रिलेशनशिप अच्छी रहनी चाहिए जिससे कि एफिशिएंसी बढ़े और प्रॉफिट्स ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन को ज्यादा हो। अभी स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट टॉप लेवल का काम रहता है। इसको आपको इस तरह करना है कि जो आपकी ओवरऑल बिजनेस की स्ट्रेटेजी है उसके साथ आप आपकी एचआरएम स्ट्रेटेजी को इंटीग्रेट कर सको, इस तरीके से आपको टोटल काम करना होता है ना। पुराने वक्त में क्या, जब इतना कंपटीशन नहीं था, इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, जब मार्केट बहुत स्टेबल हुआ करते थे और जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी प्रोडक्ट सर्विसेज की इतनी क्वालिटी नहीं हुआ करती, जो कस्टमर है उस पर इतनी चॉइस नहीं हुआ करती थी। लेकिन अब जब ग्लोबलाइजेशन आ चुका है, ट्रेड बैरियर्स शैटर हो चुके हैं, इसकी वजह से हमें बहुत सारा कंपटीशन फेस करना पड़ता है, जिसके लिए हमें स्ट्रेटजीज बना के चीजों करना पड़ता है और फोर साइडेड रखना पड़ता है, आगे देख के रखना पड़ता है। इस ये करने के लिए हमारे ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसी जो होती है वो अलाइन रहनी चाहिए हमारे स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव के साथ। मतलब अगर ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है कि मुझे अगले साल तक हमारे प्रोडक्शन को 10% से बढ़ाना है, तो हमारे पास ऐसे एम्प्लॉय भी होने चाहिए जो 10% प्रोडक्शन बढ़ा सके। हमारे पास वो एम्प्लॉय नहीं होने चाहिए जो स्टेबल रख सकते हैं, जो स्टेबिलिटी में काम कर सकते हैं, जो एक्सपेंशन में काम नहीं कर सकते। एंथुसियास्टिक लोग, जो फ्यूचर लुकिंग जो लोग होते हैं, उन्हें हमें रखना हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ठीक है, जो नॉलेज है, टैलेंट है वर्कफोर्स का, वो बहुत पिवटल रोल रहता है ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस होगी या नहीं होगी उसके लिए। फिर जो ग्लोबल इकोनॉमी है वो बहुत अपॉर्चुनिटीज ओपन करती है, लेकिन उनको अट्रैक्ट, अपॉर्चुनिटी उसमें होती है जब ग्लोबल इकोनॉमी में आप जाते हो, लेकिन उन अपॉर्चुनिटीज को अट्रैक्ट, मैनेज, नर्चर और रिटेन कर पाना बहुत क्रिटिकल और क्रूशियल पार्ट होता है, जिसको करने के लिए आपको सही ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की जरूरत होती है। ठीक है, तो अभी जो स्टेप्स रहते हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट मॉडल में, उसमें फोकस करते हैं ह्यूमन रिसोर्स को हम अलाइन कर सकें विद द स्ट्रेटेजिक प्लान ऑफ द बिजनेस। जो बिजनेस का ओवरऑल प्लान है उसके साथ ही हम अलाइन करते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज को, तो जैसा प्लान है उसके हिसाब से ही हम लोगों को रिक्रूट करेंगे। तो इसमें 5 स्टेप्स होती है। सबसे पहले हम ऑर्गेनाइजेशन का गोल डिफाइन करते हैं, मतलब हम ऑर्गेनाइजेशन का मिशन, विजन, गोल्स और वैल्यूज बताते हैं। मिशन क्या होता है कि हम अभी कहां पर है, विजन क्या है, हमें कहां जाना है, गोल्स क्या होता है जो हमारा ओवरऑल गोल है, और वैल्यूज कि जब हम किसी डिलेमा में रहते हैं, जब हम किसी कंफ्यूजन में रहते हैं तो हम क्या करेंगे। मतलब हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो हम अभी लॉस ले लें और गलत चीज करें, या फिर गलत चीजें हर कोई करता है लेकिन कितनी गलत करना है वो हमें डिसाइड करना पड़ता है बिजनेस में, उसकी डिग्री डिसाइड करनी पड़ती है। और दूसरी चीज होती है जैसे हमें टाटा बनना है या हमें रिलायंस बनना है, ये हमें डिसाइड करना होती है, हमारी वैल्यूज हमें बताती है। तो इन चीजों को हमें डिफाइन करना पड़ता है और उसके हिसाब से हमारी एचआर प्रैक्टिसेस को हमको अलाइन करना पड़ता है। फिर हमको एनालाइज करना पड़ता है एनवायरमेंट को। एनवायरमेंट को एनालाइज करने के लिए हम स्वॉट एनालिसिस का यूज करते हैं। इसमें होता है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। स्ट्रेंथ और वीकनेस हमारी इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन की देखते हैं कि हमारी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है, और अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट आउटसाइड से हम देखते हैं कि क्या अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट है, कंपटीशन से हमें क्या थ्रेट है और अपॉर्चुनिटीज मार्केट में क्या क्या है। इससे हम फोकस कर सकते हैं एम्प्लॉय का रिलेशन, जब हम व्हाइल डूइंग इट, इससे हम एम्प्लॉय के रिलेशन पे भी फोकस करते हैं, लेकिन जो एम्प्लॉय का उनके इंटरनल और एक्सटर्नल कस्टमर से रिलेशन है उस पर भी हम फोकस कर पाते हैं।
इससे हमें पता चलता है कि जॉब्स, एक पर्टिकुलर जॉब के लिए हमें किस टाइप के एम्प्लॉय की जरूरत है। मतलब मान लो कि आप किसी बस स्टैंड पे काम कर रहे हो, तो बस स्टैंड पे काम करने के लिए आपने यूजुअली देखा होगा कि बहुत ज्यादा नाइसनेस वाले लोग वहां पे काम नहीं कर सकते, क्योंकि लोग चिल्ला चिल्ला के एक दूसरे से बात करते हैं। तो आपको उस तरह के ही लोग चाहिए। आप बहुत ज्यादा एक स्टाइल सूट बूट पहन के वाला इंसान कंडक्टर नहीं बन पाएगा, क्योंकि आपको वहां पे लोगों से आर्ग्यू करना पड़ेगा, टिकट उनसे लेनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप किसी ऐसी जगह पे जा रहे हो जहां पे बहुत ज्यादा कैपिटल इन्वॉल्व है, आपको डिप्लोमेटिकली बात करनी है, तो आपको उस तरह का इंसान लगेगा। तो आपकी जैसी अपॉर्चुनिटी है, जैसी थ्रेट है, जैसी आपकी और इन्वायरमेंट है, उसके हिसाब से आपको लोग लगेंगे। फिर फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रेटजीज, जो मैनेजमेंट है वो सारे फैक्टर्स को इवेल्युएट करता है और स्ट्रेटजीज बनाता है। किसके लिए? कॉर्पोरेट लेवल के लिए भी, बिजनेस लेवल के लिए, और जो फंक्शनल लेवल जो होता है जहाँ पे काम होता है उसके लिए भी, सारे लेवल के लिए स्ट्रेटजीज बनाता है। और उन स्ट्रेटजीज के हिसाब से हमारी एचआर की स्ट्रेटजीज बनती है, और वो फ्लेक्सिबल रहनी चाहिए। फिर इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रेटजीज, जैसे ही हमने स्ट्रेटजीज हमने हमारी बना ली है, दे नीड टू बी परफॉर्म टू इंप्लीमेंट देम। इसमें इट डील्स विद लीडरशिप स्टाइल, स्ट्रक्चर्स, मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। अनलाइक ट्रेडिशनल ब्यूरोक्रेटिक रोल, जो एचआर है उसने रिप्लेस कर दिया स्पेशलाइजेशन ऑफ क्रॉस ट्रांसफरिंग, क्रॉस ट्रेनिंग एंड टीम वर्क को एनकरेज करा जाता है। मतलब जो हायरार्की होती है उसे हटा दिया जाता है, और जो टीम है वो फ्री फ्लो में काम करती है, सारे लोग एक दूसरे के साथ काम करते हैं, अपनी खुद की ऑटोनॉमी एंजॉय करते हैं, ताकि एक जो ग्रुप है वो पूरे एक टीम की तरह काम कर सके। फिर स्ट्रेटजी का इवेल्युएशन, फाइनल फेज होता है कि जो हमने हमारे स्ट्रेटजी के लिए जो डिजायर्ड गोल बनाए थे, तो हमने जो स्ट्रेटजी बनाई है इंप्लीमेंट करने के बाद वो गोल हमें, हमारे रिजल्ट हमें मिले या नहीं मिले। एचआर के लिए क्या गोल्स होते हैं कि हमारी परफॉर्मेंस इंक्रीज हुई कि नहीं पहले के कंपैरिजन में, एम्प्लॉय सेटिस्फाइड है कि नहीं है, और उनका सेटिस्फेक्शन बढ़ा है कि नहीं बढ़ा। ये एक एचआर के लिए उसके गोल्स रहते हैं, जो उसे हर हर टास्क के बाद देखना है कि पूरे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। ये इंश्योर करता है इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ स्टाफिंग, सिलेक्शन, डेवलपमेंट, ट्रेनिंग एंड रिटेंशन टू फिट द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजी एंड कल्चर। अभी ये सब हमने देख लिया। अभी लास्ट चीज आती है कि स्किल और प्रोफिशिएंसी ऑफ द एचआर मैनेजर। जो एचआर मैनेजर होता है उसकी जो जॉब रहती है वो बहुत मुश्किल रहती है। ये सुनने में बहुत आसान लग रहा है, लेकिन जो लोग होते हैं ना, लोग बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं। कोई गुस्से वाला होता है, कोई शांत होता है, कोई ये होता है, कोई वो होता है। हर चीज में किसी न किसी का पेट दर्द होता है। तो जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है पीपल, उसे मैनेज करवाना बहुत कॉम्प्लेक्स होता है और बहुत मुश्किल होता है। जो एचआर मैनेजर है उसको इंटीग्रेट करना पड़ता है सारे प्रोसेस टेक्नोलॉजीज को इफेक्टिव और एफिशिएंट मैनर में, ताकि ऑर्गेनाइजेशन अपना गोल पूरा कर सके। ये मेन ऑब्जेक्टिव है। तो इसे करने के लिए उसे कई लोग की जो नीड है उसको असेस करना पड़ेगा, उसकी नीड को डेवलप भी करना पड़ता है, कई बार नीड को रिवॉर्ड भी करना पड़ता है, और लोगों को अलग अलग वैरायटी के लोगों को रिटेन भी करके रखना पड़ता है। ऐसा नहीं कि वो चले जाएं छोड़ के, आप गुस्सा भी नहीं कर सकते। तो ये बहुत एक कम्बरसम टास्क होता है। तो क्या क्या स्किल्स मेरे अंदर होनी चाहिए ताकि मैं एक अच्छा एचआर मैनेजर बन सकूं? सबसे पहली बात, मुझे मल्टी नॉलेजेबल रहना चाहिए। मेरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी डाइवर्स एरिया है, फाइनेंस, सेल्स, मार्केटिंग, ऑपरेशन, उन सबका मुझे नॉलेज होना चाहिए। यह एक एचआर मैनेजर को नॉलेज होना चाहिए, ताकि वो उसका रिक्रूटमेंट कर सके, उन्हें ट्रेन कर सके, उन्हें गाइड कर सके अगर कोई प्रॉब्लम हो तो। फिर पर्सनल एट्रीब्यूट्स, जो मेंटल एबिलिटीज होती हैं काय के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए, आर्टिकुलेटेड कम्युनिकेशन करने के लिए, और लोगों को और सिचुएशन को हैंडल करने के लिए विद इंटेलिजेंस आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास लर्निंग स्किल्स रहनी चाहिए। आपको कंटिन्यूअसली अपने आप को अपग्रेड करके रखना पड़ता है, क्योंकि चीजें बदलती रहती हैं आउटसाइड वर्ल्ड में। और कोचिंग और टीचिंग आपको लोगों की स्किल्स और पर्सनैलिटी के हिसाब से देनी है। तो आपको तो ट्रेन होना पड़ेगा कि उसका कितना नॉलेज है, उसके हिसाब से आपको तो ट्रेन होना पड़ता है। दे शुड possess द डिस्क्रिशन टू कंट्रीब्यूट टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। मतलब आपको एथिकल एटीट्यूड के साथ आपको डील करना है जब आप पीपल और सिचुएशन के साथ डील कर रहे हो। एक एचआर मैनेजर के पास लीडरशिप और एग्जीक्यूटिव स्किल दोनों रहनी चाहिए। लीडरशिप स्किल क्या होता है? जब आप एक लार्ज ग्रुप ऑफ लोगों के साथ काम करते हो, तो वहां पे पता नहीं चलता है किसको क्या करना है, तो उनको आपको लीड भी करना है, आना चाहिए। और जो आपके मैनेजमेंट ने आपको गोल दिया है उसको वैसा का वैसा पूरा करके टाइम पे उनको भी रिजल्ट देने के लिए आपके पास लीडरशिप और एग्जीक्यूटिव स्किल्स दोनों होनी चाहिए। फिर प्रोफेशनल एटीट्यूड, जो एचआर है उसका जो जॉब है वो प्रोफेशनलाइज होता जा रहा है। यहाँ पे मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम होता जा रहा है, क्योंकि जो लोग हैं उनकी लाइफ और करियर डिपेंडेंट है। मान लो अगर आपने किसी को एम्प्लॉय करा और आपने उसको कोई जॉब के बारे में चीज बताना भूल गए, या आपने उसका पीएफ का जो जो पीएफ का कंट्रीब्यूशन है वो आप करना भूल गए, आपने उसको इन्वॉल्व नहीं करा उसके अंदर, तो उसकी पूरी लाइफ पे बात आ जाएगी कि उसका पीएफ पूरे लाइफ के लिए अटक जाएगा अगर आपकी एक गलती से। तो यहाँ पे जो लोग और उनका करियर डिपेंडेंट है, तो आपको बहुत प्रोफेशनल रहना पड़ता है अगर आप एक एचआर मैनेजर हो तो। फिर एथिकल एटीट्यूड, जो एचआर मैनेजर है उसको कंप्लाई करना पड़ता है कोड ऑफ मोरल प्रिंसिपल्स और वैल्यूज, उस पर डिसाइड करने की कौन सी चीज राइट है और कौन सी चीज रॉन्ग है। बहुत सारी चीजें आती रहती हैं। एम्प्लॉय को कोच करना पड़ता है टाइम टू टाइम में। एथिकल डिलेमास, उन एम्प्लॉय के जो एथिकल डिलेमा आते हैं उनको क्लियर करना पड़ता है, और उसको पनिश करने के लिए हेजिटेट नहीं करना चाहिए। अगर कोई चीज गलत कर रहा है तो एम्प्लॉय को आपको पनिश करना पड़ेगा, ताकि आप एग्जांपल सेट कर सको। जो एचआर प्रोफेशनल है उसको कम्युनिकेट करना पड़ेगा क्लियरली और फेयरली, ताकि वो इक्विटी को प्रमोट कर सके, इक्वालिटी को प्रमोट कर सके, और उसको कॉन्फिडेंशियल रखना है इन्फॉर्मेशन को, और प्राइवेसी को हमेशा मेंटेन करके रखना है, एम्प्लॉय की भी और ऑर्गेनाइजेशन की भी। समरी में हम देखते हैं कि जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है
वो एम करता है अट्रैक्ट करने के लिए, मैनेज करने के लिए, मेंटेन करने के लिए ह्यूमन रिसोर्सेज को इफेक्टिव और एफिशिएंट मैनर में। ये सारे लेवल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में रहता है अभी और फ्यूचर प्रोसेस के लिए। हम एम करते हैं टू अलाइन द ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेटजीज विद द बिजनेस स्ट्रेटजीज to be able to survive and grow in today's competitive world। हम अचीव कर सकते हैं all the above in various functions like recruitment, selection, training and development, job design, performance appraisal etc। और जो एचआर मैनेजर है उसको स्किलफुल रहना है, इंटेलिजेंट रहना है, जब उसे मैनेज करना है अलग अलग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को, जैसे कि पीपल, जो कि बहुत ही चैलेंजिंग टास्क होता है ना। अभी ये चैप्टर हो गया, ये जो नोट्स हैं वो टेलीग्राम पे डल जाएंगे, उसको आपको एक बार रीड करना है, फिर आपको लेक्चर को एक बार और देखना है, आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। दैट्स इट, गुड नाइट।